So, hello everyone. In this video, we will discuss exercise 3.3 class 10th, lecture 2nd. So, ultimately, we will discuss last question of this exercise in this video. So, if you like my way of teaching, so please do like, share, and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So, not taking much time, let's get started. So your third question is form the pair of linear equation for the following problems. आपको equations मतलब आपको फर्स्ट टू क्वेश्चन में equations दी थी, हमने डायरेक्टली सॉल्व किया था. थर्ड इक्वेशन में मतलब थर्ड क्वेश्चन में आपको equations भी खुद बनानी है, खुद फॉर्म करनी है और उनके सॉल्यूशंस भी आपको देने हैं, राइट? बाय विच मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आपको दिया फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. दो नंबर के बीच का डिफरेंस आपको दिया है 26 और आपको बोला है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. अगर आपको बोला है एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर से, तो आपको दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं. क्लियर? तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट, या फिर हम बोल सकते हैं बिगर नंबर, क्योंकि डिफरेंस बोला है बड़े से ही हम छोटा माइनस करते तो बड़ा नंबर और एक स्मॉलर नंबर, बिगर और स्मॉलर. तो लेट द फर्स्ट और बिगर नंबर x और स्मॉलर या सेकंड नंबर हम ले लेते हैं y, क्योंकि टू वेरिएबल में हम डील कर रहे हैं, राइट? तो अब आपको फर्स्ट इक्वेशन तो क्लियर हुआ. फर्स्ट आपको बोलता है डिफरेंस दो नंबर के बीच का कितना है 26, तो बड़े में से हम छोटे माइनस करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. फर्स्ट इक्वेशन कैसे? दोनों आपके नंबर्स हैं, एक बड़ा है बिगर है और दूसरा स्मॉलर है, तो बड़े में से हमने छोटा माइनस किया तो आपके पास आया 26. x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई. सॉरी, क्लियर? सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाओगे? देखो, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो पहले तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू वाई. मैंने बोला था आपको दोनों हमने बैलेंस करना होता है, तो जहाँ कमी है जो छोटा होता है वहाँ हम मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं. तो यहाँ 3 टाइम था, मतलब 3 कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? जो छोटा नंबर है, तो स्मॉलर कौन है? y, तो 3 इंटू वाई हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 3y. 3y को तो शिफ्ट कर दो तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकेंड इक्वेशन भी आ गई. अब हम क्या करते थे? इक्वेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो इक्वेशन सिलेक्ट करते थे. तो सेकेंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो 3y उधर ही था, तो इसलिए था, तो x इज इक्वल टू 3y आ गई. थर्ड इक्वेशन सेकंड से निकाला तो कहाँ डालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो x की वैल्यू 3y सब्स्टिट्यूट कर दो. आपकी ये इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 26. तो x की प्लेस पे आपने क्या वैल्यू पुट करनी है? 3y. तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26. 2 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करते थे? थर्ड, ये जो y की वैल्यू आती थी उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू पुट करोगे आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी. मतलब आपके पास दोनों नंबर आ गए. जो बिगर नंबर है x था वो 39 है, और जो आपका स्मॉलर नंबर है y वो आपका 13 है. दैट्स योर आंसर. क्लियर? आपको इक्वेशंस बनानी है, बहुत ईजी होती है इक्वेशंस बनानी, बस आपको समझ आना चाहिए कि क्या आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ठीक है? डिफरेंस है तो मतलब बिगर और एक स्मॉलर नंबर होगा, दोनों का माइनस, दूसरा 3 टाइम्स था, कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? जो नंबर छोटा होता है, बस वो चीज़ को थोड़ी चीज़ें. बाकी कैलकुलेशन तो इजी है. ठीक है? अभी हम, अगर आपको नोट करना है तो यू कैन मेक अ नोट हियर, फिर हम सेकंड थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं जल्दी से, बहुत इजी है. सो योर सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम. आपको बोला है जो लार्जर एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर वाले एंगल से बाय 18 डिग्री. ठीक है? तो इसमें आपको तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका प्लस 180 डिग्री, राइट? तो हम सबसे पहले लेट करेंगे. लेट द एंगल, जो फर्स्ट एंगल है वो x ले लो और सेकेंड एंगल को आप y ले लो. ठीक है? और आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं, मतलब दोनों एंगल का प्लस कितना होगा? 180 डिग्री. ये तो क्लियर है. फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई. दूसरी इक्वेशन आपको क्या बोला? जो लार्जर, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड करता है. तो कुछ नहीं, ज़्यादा स्टेटमेंट की समझने वाली बात नहीं है. मैंने आपको क्या बताया था? लार्जर और स्मॉलर को इक्वल करो, जहाँ कमी है मतलब जो स्मॉलर है, जो छोटा है, उसमें आप प्लस कर दो जो आपको वैल्यू दी होती है. तो x इज इक्वल टू वाई, और y छोटा है, स्मॉलर है, तो 18 ऐड कर दो y में. सिंपल.
ठीक है। तो अब y को मैंने उधर शिफ्ट किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 यहाँ की सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, तो आगे वही सारा प्रोसेस। सेकेंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, आगे फर्दर कैलकुलेशन आपके पास है। आई गेस अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए इस मेथड से, ठीक है। तो इफ़ एनीबडी, इसमें बस यही है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कहाँ प्लस करना है वो मैंने आपको बता दिया था। जो छोटा होता है, जहाँ वैल्यू कम है, आपको इक्वल करना होता है। अनबैलेंस जहाँ है वहाँ उसको इक्वल ले आओ उसको, ठीक है। तो जो स्मॉलर है उसमें 18 प्लस कर दिया, आपके पास इक्वेशंस बन गई बस। अब ऐसे ही थर्ड फोर्थ पार्ट है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, फिर हम डिस्कस करते हैं। सो योर थर्ड पार्ट, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। आपको बोला है कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज किया फॉर ₹3800 एंड लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको हर एक बैट मतलब 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो चीज़ हम लेट कर लेते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट मतलब 1 बैट का कॉस्ट x और 1 बॉल का कॉस्ट y मैंने लेट कर लिया, क्लियर। अब आप देखो, अगर आपने 7 बैट्स परचेज किए, एक बैट का कॉस्ट x है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x, और एक बॉल का y है तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा 6y, और दोनों को जब हमने कंबाइनली परचेज किया तो टोटल कॉस्ट आपने 3800 दिया, राइट। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर उसको मैंने अगर फर्स्ट से वैल्यू आपने ली है तो आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड में। तो सेकंड में जब आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास ऐसा इक्वेशन बनेगा। आगे फर्दर कैलकुलेशन मैंने यहाँ शो नहीं करा है, नोट्स में कैलकुलेशन दी हुई है, मैंने सब कुछ दिया है, वहाँ अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो आप देख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ये खुद सॉल्व करना, एक बार नहीं आएगा सॉल्विंग फिर आप वहाँ कंसल्ट कर सकते हो, क्लियर। तो आपके पास ये आपके पास आंसर आ जाएगा। x मतलब एक बैट का कॉस्ट है 500 और y एक बॉल का कॉस्ट है 50 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। इक्वेशंस बनाने आनी चाहिए, सॉल्यूशन तो आप निकाल लो, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है, जल्दी से हो जाएगा। सो इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, योर फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक टैक्सी चार्जेस है मतलब एक फिक्स्ड, अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, एक ए पॉइंट द बी पॉइंट, अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये फिक्स्ड है कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो इतने रुपीज़ तो फिक्स लगेंगे लगेंगे। उसके बाद अगर आपने एडिशनल थोड़ा सा और आगे तक जाना है तो उसके पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो एडिशनल चार्जेस ऐड होते रहेंगे, क्लियर। तो आपको बोले एक टैक्सी फेयर है फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर्ड, और अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपने चार्ज कितना पे किया ₹105, ठीक है। और वो 10 किलोमीटर में क्या है आपको बोला गया है फिक्स चार्ज के साथ डिस्टेंस कवर्ड आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मतलब 10 किलोमीटर में आपने एक फिक्स चार्ज मतलब फिक्स डिस्टेंस तो कवर किया ही है, फिक्स डिस्टेंस के बाद आपने 10 किलोमीटर और ट्रेवल किया है, तो दोनों का कंबाइनली कॉस्ट आपने 105 दिया। ऐसे ही आपने 15 किलोमीटर के लिए कितना मतलब एक फिक्स डिस्टेंस आपने कवर किया, उसके बाद 15 किलोमीटर आप ट्रेवल किया और टोटल कॉस्ट आपने दिया ₹150। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा आगे कवर करता है तो उसके पास आप मतलब उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। जैसे 10 के लिए आपने 105 दिया, 15 के लिए 115 दिया, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, क्लियर। तो आप इसमें क्या लेट करोगे, लेट द फिक्स चार्ज, एक जो फिक्स चार्ज है सेट किया हुआ है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाओगे, जो फिक्स डिस्टेंस है या जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, वो आपने लेट कर लिया x रुपीज़, ठीक है। उसके बाद एडिशनल चार्जेस आपने लेट कर लिए y, क्योंकि जो हम आगे फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस कितने हो गए y। तो अब आपने 10 किलोमीटर जब कवर किया तो उसमें एक फिक्स डिस्टेंस तो है ही है, तो मतलब x तो होगा ही होगा, फिक्स जो चार्ज है
x प्लस कितना किया आपने 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y, y क्यों, क्योंकि वो एडिशनल चार्ज हुआ, ये 10 किलोमीटर आप फर्दर आगे चले हो, तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 वो आगे आपके पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस बन गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है, तो सेकंड से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब थर्ड को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड से फाइंड आउट की तो फर्स्ट इक्वेशन में, हाँ जी, तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ मिलेगा आपको। आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। फर्दर कैलकुलेशन करोगे अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो x और y की वैल्यू आ गई ये 5 और y की वैल्यू 10, मतलब फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपी है। आगे फर्दर जितना एडिशनल पर किलोमीटर आप चलते हो, ट्रैवल करते हो, तो आपने ₹10 चार्ज देना है, क्लियर। अब आपसे पूछा गया था यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना, मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे फर्दर नहीं करते। आपसे क्या पूछा गया कि 25 किलोमीटर के लिए अगर एक पर्सन चलता है तो उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, तो मतलब x प्लस 25y का कॉस्ट निकालना है, तो x के लिए कितना कॉस्ट है 5, 25 एज इट इज इंटू में y के लिए 10, तो 250 प्लस 5 255 रुपीज़ आपने देना होगा, क्लियर। बस ये था इक्वेशंस फॉर्म की, और 25 वाला ये मत भूलना कि आपने इसको भी निकालना है। आगे कैलकुलेशन में कोई डाउट आएगा, लाइक टर्म से ईजी है, बट फिर भी अगर कोई डाउट आएगा तो आप नोट्स मैंने दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट, ऐसे ही जल्दी से फिफ्थ और सिक्स्थ डिस्कस करते हैं। सो इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो योर फिफ्थ पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। आपको बोला फ्रैक्शन आपके पास 9/11, अगर आप 2 ऐड करते हो किसमें, दोनों में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आई हैव डिनोटेड बाय n and d, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर आप दोनों में 2 ऐड करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन बनती है 9/11, ये आपको गिवन है। और अगर आप 3 ऐड करते हो दोनों में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपकी फ्रैक्शन 9/11 की जगह 5/6 बन जाती है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया यहाँ पर, फाइंड द फ्रैक्शन, आपसे फ्रैक्शन पूछी गई है, तो आपने क्या करना है, लेट द न्यूमिनेटर, फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो लेट द न्यूमिनेटर x, डिनोमिनेटर y। तो आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हो, देखो अगर न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट विल बी, न्यूमिनेटर x है तो x अपॉन y, क्लियर। न्यूमिनेटर आप x लेट करोगे, डिनोमिनेटर y, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन आपकी आ जाएगी x अपॉन y। अब आप इस फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन क्या है 9/11, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 11 ऊपर, 11x प्लस 2 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 9y प्लस 2 ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई कर लो 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 18। अब आप y वाली मैंने टर्म उधर शिफ्ट कर दिया और 18 को भी उधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये दोनों पॉजिटिव थे, दोनों जाके उधर नेगेटिव, तो 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18, ये लाइक टर्म्स है 22 और 18, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया 4, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। कैसे बनी आ गया समझ, हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में +2 ऐड करना था, वो गिवन था, तो +2 ऐड करके आपकी फ्रैक्शन ये बनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, दैट्स इट, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको बोला अगर आप 3 ऐड करते हो दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या बनी 5/6, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी जैसे हमने फर्स्ट की, ठीक है। ये आगे आपके पास कैलकुलेशन आंसर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये अभी तक सम खत्म नहीं हो, फिनिश नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट सम है फिफ्थ, और इसके बाद जो 6 पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। आपने सिंप्लीफाई कर लिया, दोनों इक्वेशंस आ गई, आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, यहाँ कैलकुलेशन नहीं शो करी है, पता है आपको कहाँ करा होगा मैंने शो, तो वहाँ डाउट होगा तो वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो जब आप कैलकुलेशन कर लोगे आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, बट आपसे x और y की वैल्यू तो पूछी नहीं थी, क्या पूछा था, आपसे पूछा था फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y, तो आपको आंसर इस फॉर्म में देना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन आपके पास क्या आ जाएगा 7/9. दिस इज योर आंसर. ठीक है, बहुत ईजी है बट इम्पॉर्टेंट भी है. तो इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. फिर हम लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, और वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनली योर लास्ट पार्ट, 6th पार्ट. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. आपको बोला है 5 year hence. अब इसमें कीवर्ड्स मैंने पहले भी बताए थे. hence means प्लस और ago here. ago means माइनस. मतलब अभी की एज आपकी प्रेजेंट एज है. hence मतलब 5 साल बाद. 5 year hence तो 5 साल बाद, फ्यूचर की बात, तो प्लस करेंगे. और ago 5 years बैक, मतलब अभी अगर आपकी एज 20 है तो 5 years के बाद आपकी एज कितनी होगी? 20 + 5 दैट विल बी 25. आपने क्या किया? प्लस किया. तो hence मीन्स प्लस जब हम फ्यूचर में प्लस, तो ago मीन्स माइनस जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन. जो जैकब की एज है, अगर उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी जैकब की एज आएगी कब की? 5 year hence की, मतलब 5 साल के बाद वाली एज. ठीक है, और अगर हम 5 years ago की बात कर रहे हैं तो जैकब की एज 7 times है उसके सन की. मतलब सन से जब हम 7 टाइम मतलब 7 मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज से, तो जैकब की एज आएगी जब 5 years ago की बात होगी. आपसे पूछा गया प्रेजेंट एज, अभी की एज उसकी कब कितनी है. ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम लेट करते हैं. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x और प्रेजेंट एज ऑफ सन, जैकब सन की y, है ना. अब आपको बोला पहले 5 year hence, तो 5 year hence के अकॉर्डिंग उनकी एजेस निकालो. 5 year hence मतलब एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट. अब मैंने एग्जांपल दिया कि अभी अगर 20 है तो 5 years के बाद कितनी होगी? 20 + 5. आप प्रेजेंट एज को प्लस करते हो जितनी आगे आपसे पूछा गया है. तो प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है? x. तो 5 years ago के बाद उसकी एज कितनी होगी? x + 5. और उसके सन की y + 5. इसके अकॉर्डिंग उसने बोला था कि जैकब की 3 times होगी उसके सन के अकॉर्डिंग एज. तो सन छोटा है कि जैकब? ऑब्वियस ही बात है सन छोटा होगा. तो मैंने बताया था जो छोटी होती है, जहाँ कमी है, जो छोटा है वहाँ मल्टीप्लाई या प्लस में बोला है तो प्लस करना है. तो यहाँ 3 times, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई के लिए बोला है, तो जैकब में आप 3 मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं कि क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, बस जो छोटा है वहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. तो जैकब की एज लिखी इज इक्वल्स टू उसके सन की एज लिखी, और सन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. सन को नहीं, सन की एज को. ठीक है, तो आप यहाँ इसको सॉल्व कर लोगे. 3y + 3 5 = 15. फिर आप 3y को तो शिफ्ट कर दिया मैंने और 5 को इधर शिफ्ट कर दिया. लाइक टर्म्स थी ना 5 और 15, तो इसलिए. तो जब आप शिफ्टिंग के बाद आपकी इक्वेशन बन जाएगी x - 3y = 10. आगे सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी आगे फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, 5 year hence के अकॉर्डिंग एज निकाल दिया. क्लियर. उसके बाद आपको क्या बोला था? 5 years ago बैक की एज निकालो. तो एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा? x - 5, और एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? y - 5. एक चीज़ याद रखना, हमेशा हम प्रेजेंट एज से फ्यूचर और प्रेजेंट एज से ही पास्ट की एज निकालते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं 5 years पहले आप कितने एज के थे, अगर आप अभी 20 के हो तो आप क्या करोगे? 20 - 5. ये तो नहीं करोगे कि जो आपकी 5 साल पहले की थी उसमें से माइनस करोगे. तो यहाँ कन्फ्यूजन होती है, ये ध्यान रखना. प्रेजेंट एज से आपने माइनस किया, प्रेजेंट एज से आपने प्लस करना है. क्लियर. तो 5 years ago में x और y में +5 किया था, क्योंकि 5 year hence की पूछा है तो उसमें प्लस. अब 5 year ago है मतलब बैक, तो एज ऑफ जैकब x - 5 और एज ऑफ सन y - 5. तो दोनों को आपने इक्वेट कर देना. फिर आपने बोला था 5 year ago में जैकब की 7 times है, तो उसके सन में आपने 7 मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड. फिर आपने अब क्या करना है? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दिए हैं मैंने, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो. ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x का 40, मतलब जैकब की एज कितनी है अभी की? 40, और सन की उसकी है 10 years का. ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. और हाँ, अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय.